इस लेक्चर में हम पॉलीसैकेराइड्स को डिस्कस करेंगे और इससे पहले जो वीडियो थी उसमें हमने ओलिगोसैकेराइड्स को देखा था। तो ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स दोनों के अंदर मोनोसैकेराइड्स कंबाइन कर रहे होते हैं और आप लोगों ने देखा था कि अगर 2 से लेके 10 तक मोनोसैकेराइड्स कंबाइन करते हैं तो उसे आप ओलिगोसैकेराइड्स की कैटेगरी में रखते हो, और अगर 2 से लेके थाउजेंड तक शुगर मॉलिक्यूल्स कंबाइन हुए हैं एक दूसरे के साथ तो उसे आप पॉलीसैकेराइड्स की कैटेगरी में रखते हो। लेकिन चाहे ओलिगोसैकेराइड्स हैं चाहे पॉलीसैकेराइड्स हैं, आल्दो मोनोसैकेराइड्स के बने हुए हैं, तो मोनोसैकेराइड्स को कंबाइन करवाने के लिए जो बॉन्ड होगा वो हमेशा ग्लाइकोसिडिक ही रहेगा। ठीक है, सो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ओलिगोसैकेराइड्स का मोनोसैकेराइड्स को भी कंबाइन कर रहा है और वो पॉलीसैकेराइड्स के मोनोसैकेराइड्स को भी कंबाइन करवा के एक लॉन्ग चेन बना रहा होता है। अब यहाँ पे हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की फॉर्मेशन को डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन ये चीज़ हम पहले काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वो वीडियोस दोबारा से ऑन करके देख सकते हो। एक और चीज़ जो हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है, पॉलीसैकेराइड्स की क्लासिफिकेशन को देखना है, और पॉलीसैकेराइड्स को क्लासिफाई करने के लिए हमने 2 पॉइंट्स को डिस्कस करना है कि अगर हम ये क्लासिफिकेशन उनके मोनोमर यूनिट्स की बेस पे कर रहे होते हैं या नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो है पॉलीसैकेराइड्स की उनके मोनोमर यूनिट्स की बेस पे डिस्कस करेंगे, बिकॉज आपको पता है कि पॉलीसैकेराइड्स एंड ओलिगोसैकेराइड्स ये मोनोसैकेराइड्स के बने हुए हैं। अब यहाँ पे जो मोनोसैकेराइड कंबाइन करके एक लंबी चेन बना रहे होते हैं उसकी बेसिस पे हमने पॉलीसैकेराइड्स को डिवाइड किया हुआ है। अगर तो यहाँ पे जो मोनोमर यूनिट्स हैं वो सेम होंगे, फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं कि यहाँ पे 5 मोनोसैकेराइड्स की एक चेन है और हर एक मोनोसैकेराइड जो है वो यहाँ पे ग्लूकोज है। ठीक है, तो अगर मोनोमर्स जो कंबाइन कर रहे हैं पॉलीसैकेराइड्स को बनाने के लिए अगर वो सिमिलर हैं तो उसे हम बोलेंगे कि ये होमोपॉलीसैकेराइड्स हैं। इसकी एग्जांपल अगर हम डिस्कस करें तो सेलुलोज इसकी एग्जांपल है, और इस सेलुलोज में थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहे होते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू कंबाइन हुए होते हैं और इस होमोपॉलीसैकेराइड को बना रहे होते हैं। होमो मीन्स सेम एंड पॉलीसैकेराइड हमने यहाँ पे मोनोसैकेराइड की एक लॉन्ग चेन के लिए टर्म यूज की है जो कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स के थ्रू कंबाइन हुए हुए हैं। तो अगर इन पॉलीसैकेराइड के अंदर हमारे जो मोनोमर्स हैं जो मोनोसैकेराइड्स हैं वो सिमिलर हैं तो उसे हम कहते हैं ये होमोपॉलीसैकेराइड्स हैं। वाइल अगर किसी भी पॉलीसैकेराइड के अंदर जो थाउजेंड्स ऑफ हमारे मोनोसैकेराइड्स कंबाइन हो रहे हैं अगर वो डिफरेंट होंगे तो तब आप कहते हो ये हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स हैं। ठीक है, और इसकी एग्जांपल अगर हम डिस्कस करें तो हेमीसेलुलोज एक हेटेरोपॉलीसैकेराइड है। ठीक है, तो हमने बात की कि इनके अंदर डिफरेंट यूनिट्स होती हैं, वो फ्रुक्टोज हो सकता है, वो अरेबिनोज हो सकता है, वो ग्लूकोज हो सकता है। इस तरह के डिफरेंट जो हमारे मोनोसैकेराइड्स हैं वो कंबाइन करके इस हेट्रोपॉलीसैकेराइड को बना रहे होंगे। वो मैनोज हो सकता है, कोई भी डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स से कंबाइन करना है और कंबाइन करके वो हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स को बनाएंगे। बाय होमोपॉलीसैकेराइड के अंदर जितने भी मोनोसैकेराइड कंबाइन करके लॉन्ग चेन को बनाएंगे वो सारे के सारे मोनोसैकेराइड्स जो हैं वो सेम होंगे, हेट्रो के केस में डिफरेंट होंगे। तो ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन अभी हमने देखी कि जो मोनोमर यूनिट्स किसी भी पॉलीसैकेराइड के अंदर रिपीट हो रहे होते हैं अगर वो सिमिलर है तो वो पॉलीसैकेराइड क्या होगा, होमोपॉलीसैकेराइड। अगर डिफरेंट है तो उसे आप बोलोगे ये हेट्रोपॉलीसैकेराइड है। सेकेंड जो हमने क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट्स की या पॉलीसैकेराइड्स की हुई है वो उनके फंक्शन की बेस पे की हुई है।
तो फंक्शन की बेस पे हमने जितने भी पॉलीसेकेराइड्स को फर्दर डिवाइड किया हुआ है वो टू टाइप्स के हो सकते हैं, या तो वो स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स हो सकते हैं या फिर वो स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स हो सकते हैं। स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स एंड स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स। स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स वो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं जो कि एनर्जी को स्टोर करवाते हैं, और स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स में जो एग्जांपल्स हमने डिस्कस करनी है वो हम देखेंगे स्टार्च की, एंड इसके अलावा हम ग्लाइकोजन की एग्जांपल भी इसके अंदर डिस्कस करेंगे। वाइल स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स वो पॉलीसेकेराइड हैं जो किसी स्ट्रक्चर को बना रहे होते हैं, और यहाँ पे हम सेलुलोज को डिस्कस करेंगे। ये सेलुलोज प्लांट की सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है, उसके सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखे होता है। तो ये दोनों जो है हमने स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स के अंदर डिस्कस करने हैं, बिकॉज स्टार्च जो है ये प्लांट के अंदर एनर्जी को स्टोर करवाता है, फूड को स्टोर करवाता है, और ग्लाइकोजन किसी भी एनिमल्स के अंदर फूड को स्टोर करवा रहा होता है, और स्ट्रक्चर पॉलीसेकेराइड्स जो कि हमारे सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखे होते हैं। तो दो टाइप्स की क्लासिफिकेशन अभी हमने डिस्कस करनी है, उनके मोनोमर यूनिट्स की बेस पे। अगर मोनोमर यूनिट सेम होंगे तो हम पॉलीसेकेराइड को बोलेंगे ये होमोपॉलीसेकेराइड है, अगर डिफरेंट होंगे तो उसे बोलेंगे ये हेट्रोपॉलीसेकेराइड है, और इसके हमने एग्जांपल्स भी साथ देख ली। सेकेंड जो क्लासिफिकेशन हमने पॉलीसेकेराइड्स की डिस्कस करनी है वो उनके फंक्शन की बेस पे है कि क्या वो फूड को स्टोर करवाने के लिए यूज़ किए जाते हैं या किसी भी सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखते हैं। तो अगर वो फूड को स्टोर करवा रहे हैं तो उसमें हमने स्टार्च एंड ग्लाइकोजन को डिस्कस करना है, एंड अगर वो स्ट्रक्चर को बना रहे हैं तो उसमें हमने सेलुलोज को डिस्कस करना है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल जो भी हम देखेंगे वो स्टोरेज पॉलीसेकेराइड की है, और स्टार्च की एग्जाम्पल अभी हमने डिस्कस करनी है। फर्स्ट एग्जांपल जो भी हम डिस्कस करेंगे पॉलीसेकेराइड्स की वो स्टार्च है, और स्टार्च को अगर हम देखें तो ये एक स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है। और स्टोरेज पॉलीसेकेराइड होने के साथ साथ ये एक होमोपॉलीसेकेराइड भी है, और होमोपॉलीसेकेराइड को बनाने के लिए जो मोनोमर यूनिट्स इसके अंदर रिपीट हो रहे होते हैं वो ग्लूकोज के हैं। ठीक है, तो ये जो स्टार्च है ये टू टाइप्स की है, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन दोनों 1:3 की फॉर्म में स्टार्च के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये हर एक अमाइलोज के 1 यूनिट के लिए अमाइलोपेक्टिन के 3 यूनिट्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, 1:3 मीन्स कि 1 यूनिट अगर अमाइलोज का है तो अमाइलोपेक्टिन के 3 यूनिट्स प्रेजेंट होंगे। ओके, सो अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन दोनों ही स्टार्च के अंदर हैं, हमने इसकी रेशो देख ली। अगर हम दोनों का साइज कंपेयर करें तो अमाइलोज का साइज जो है वो स्मॉलर होता है और अमाइलोपेक्टिन का साइज लार्जर होता है, और अमाइलोज के अंदर टोटल जितने ग्लूकोज के मोनोमर यूनिट्स कंबाइन कर रहे होते हैं वो 200 से लेके 2000 तक हो सकते हैं। वाई अमाइलोपेक्टिन के अंदर जो मोनोमर यूनिट्स ग्लूकोज के कंबाइन कर रहे होते हैं वो 2000 से लेके 20,000 तक हो सकते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा जो अमाइलोज के अंदर ग्लूकोज है वो 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू कंबाइन हो रहा होता है। 1,4 ग्लाइकोसिडिक
बॉन्ड के थ्रू कंबाइन होगा। अमाइलोपेक्टिन के अंदर भी 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। इसके अलावा इसमें अमाइलोपेक्टिन के केस में एक और बॉन्ड प्रेजेंट होता है, 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, और ये दोनों बॉन्ड्स अमाइलोपेक्टिन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, 1,4 एंड 1,6। अब 1,4 एंड 1,6 का मीनिंग क्या है, इसको हम ड्रॉ करके देख लेते हैं। 1,4 आपको पता है कि हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये एक ग्लूकोज की रिंग ड्रॉ कर रहे हैं और ग्लूकोज की रिंग का ये फर्स्ट कार्बन है। इसी तरह से एक सेकेंड रिंग भी ड्रॉ कर लेते हैं हम, और ये फर्स्ट कार्बन है, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ कार्बन है ग्लूकोज का। अगर दो डिफरेंट ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंबाइन करने के लिए फर्स्ट मोनोसेक्राइड का फर्स्ट कार्बन एंड सेकंड मोनोसेक्राइड का फोर्थ कार्बन यूज करते हैं, तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि उसे आप कहते हो ये 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड अमाइलोपेक्टिन के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे 3 पॉलीसेक्राइड्स, 3 मोनोसेक्राइड्स को कंबाइन करवा के यहाँ पे एक छोटी सी चेन को ड्रॉ कर लेते हैं। तो अमाइलोपेक्टिन के केस में भी एक बॉन्ड उसके अंदर कौन सा है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, उनके अंदर भी इस तरह से दो डिफरेंट मोनोसेक्राइड्स का फर्स्ट मोनोसेक्राइड का फर्स्ट कार्बन एंड सेकंड मोनोसेक्राइड का फोर्थ कार्बन जो है ये कंबाइन हो रहे होते हैं, ये 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाएंगे। लेकिन इनके अंदर हमने एक और बॉन्ड लिखा हुआ है 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और वो 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किस तरह से कंबाइन होता है, वो एक चेन की फॉर्म में अटैच होगा इस चेन के साथ। ब्रांच चेन को ड्रॉ करने के लिए हम एक और मोनोसेक्राइड यहाँ पे लीनियर चेन के साथ अटैच कर लेते हैं सो डैट ये चेन थोड़ी सी लंबी हो जाए। ओके, सो अब 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को हमने लिखना है, और 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है वो किस तरह से हम लिखेंगे, वो रिंग पहले ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। ओके, अब ये फर्स्ट कार्बन एंड 6 कार्बन, आपको पता है कि इस रिंग का जो हमने ये वाली रिंग ड्रॉ की हुई है, यहाँ पे एक आर्म प्रेजेंट होता है जो बेसिकली इस रिंग का 6 कार्बन होता है। तो इस लीनियर चेन के इस 6 कार्बन के साथ ये फर्स्ट वाला कार्बन जो है ये बॉन्ड बनाता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, तो इसी तरह से एक और चेन जो वो इसके साथ अटैच हुई है यहाँ पे भी, ओके, सो अगर आप दोनों की चेन्स को कंपेयर करें अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन की, तो अमाइलोज के केस में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आके नए नए मोनोसेक्राइड्स जो हैं यहाँ पे, बिकॉज हम स्टार्च को देख रहे हैं और स्टार्च के अंदर जस्ट ग्लूकोज ही एक मोनोसेक्राइड होता है। तो स्टार्च के अंदर अगर ये ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल है जस्ट लीनियर चेन की फॉर्म में अरेंज हुए हुए हैं। अगर कोई नया मॉलिक्यूल अटैच होना है शुगर का, तो यहाँ पे इस तरह से अटैच हो रहा है, जिसमें स्फेरिकल शेप में ड्रॉ कर रही हूँ, लेकिन आपको पता है उसकी इस तरह से 6 कॉर्नर रिंग होती है। तो ये इस तरह से लीनियर फॉर्म में अरेंज होते जा रहे हैं और लीनियर स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। लेकिन इसके केस में अमाइलोपेक्टिन के केस में आप देख रहे हो कि ये वाला जो पोर्शन है ये तो लीनियर चेन दे रहा होता है। ठीक है, इस तरह से ये लीनियर चेन है, लेकिन इस लीनियर चेन के अपर साइड पे भी इस तरह से ब्रांचेस निकल रही हैं। तो आप कहते हो कि अमाइलोपेक्टिन जो है ये एक ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, while amylose एक अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर है। और अनब्रांच्ड होने की वजह से ये लीनियर फॉर्म में अरेंज हुआ होता है। लेकिन एक और चीज कि आल्दो ये लीनियर फॉर्म में है, जिस तरह से एक आप थ्रेड को लेते हो और थ्रेड को लेने के बाद इस तरह से कॉइल करना शुरू कर देते हो, जब आप उसे सीधा करते हैं तो बिल्कुल एक लीनियर फॉर्म में अरेंज हो जाता है। तो इसकी जो लीनियर चेन है वो छोटी सी जगह पे ऑक्यूपाई करने के लिए या रहने के लिए खुद को इस तरह से स्पाइरल फॉर्म में अरेंज करवा सकती है।
ठीक है। आल्दो उसके अंदर कोई ब्रांचेस नहीं है, लेकिन वो खुद को इस तरह से अरेंज करवा सकती है सो दैट स्मॉलर स्पेसिस के अंदर वो अकोमोडेट कर सके। वाइल इसके केस में ब्रांचेस होती हैं जो कि लीनियर चेन के साथ अटैच हुई होती हैं और आपको इस तरह से लीनियर चेन के साथ अटैच हुई नजर आ रही होती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये नीचे हमने एक लीनियर मोनोसेक्राइड की चेन ड्रॉ की हुई है। ये अपर साइड पे इस तरह से इसके साथ एक और चेन अटैच हुई होती है और इस चेन को आप कहते हो ये ब्रांचेस दे रही है इसको अमाइलोपेक्टिन को। और जितनी भी ब्रांचेस अमाइलोपेक्टिन में अटैच हुई होती हैं वो सारी की सारी ब्रांचेस किस बॉन्ड को बना रही होती हैं, वो 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू अटैच होती हैं। बिकॉज ये 6 कार्बन के साथ जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसके साथ रिएक्ट करती हैं और जो ब्रांच है उसका फर्स्ट कार्बन यूज होगा और पहले वाले लीनियर चेन का 6 कार्बन को यूज करवाया जाता है। सिमिलरली यहाँ पे भी जो 6 कार्बन है वो भी किसी ब्रांच को इस तरह से अपने साथ अटैच करवा सकता है। तो 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसके लिए यूज किया गया है, जो भी ब्रांच आके अटैच होनी है। और 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है ये बेसिकली उसके स्ट्रैंड को जो कि मेन बैकबोन है जो कि लीनियर स्ट्रक्चर दे रही होती है उसको अटैच करवा रहा होता है। ब्रांचेस के लिए 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, ये आपको ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। और किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जब हमने टेस्ट करना होता है कि स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है तो स्टार्च आपको ब्लू कलर देती है। तो स्टार्च का जो ब्लू कलर है ये उसकी प्रेजेंस को शो करता है। आप ये जज कर सकते हो कि गिवन सॉल्यूशन के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। तो ये जो ब्लू ब्लैक कलर बेसिकली अमाइलोज दे रहा होता है। स्टार्च जो हमने अभी बात की कि स्टार्च को जब हमने टेस्ट करना है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर तो आप उसके अंदर क्या करते हो कि फॉर एग्जांपल ये एक टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर कोई भी अननोन सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, आपको नहीं पता इसके अंदर क्या है। आप अगर इसके अंदर आयोडीन सॉल्यूशन डालते हो, इसके अंदर जितना भी सॉल्यूशन था अगर वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है तो आप ये कंक्लूड करते हैं कि ये स्टार्च प्रेजेंट है। तो स्टार्च के टेस्ट के लिए आप आयोडीन को यूज करते हो और स्टार्च अगर प्रेजेंट होगी तो आपको ब्लू कलर मिलेगा और अगर स्टार्च प्रेजेंट नहीं होगी तो ब्लू कलर नहीं मिलेगा। ये जो ब्लू कलर बेसिकली स्टार्च का आता है आयोडीन के डालने की वजह से वो हमें ये अमाइलोज दे रहा होता है, वो अमाइलोपेक्टिन का कलर नहीं होता। अमाइलोपेक्टिन बिकॉज एक कॉम्प्लेक्स ब्रांच स्ट्रक्चर है तो आयोडीन के पार्टिकल्स को अलाउ नहीं करता कि उसके साथ आके अटैच हो सके। तो स्टार्च के टेस्ट के लिए जो हम आयोडीन सॉल्यूशन यूज करते हैं और जो फाइनल कलर हमारे पास आता है वो किसकी वजह से आता है, वो अमाइलोज की वजह से आता है। ये भी मेरा बेटा आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। स्टार्च हमने अभी पहले बात की कि स्टार्च स्टोरेज पॉलीसेक्राइड है और ये किसके अंदर फूड को स्टोर करवाता है, ये प्लांट्स में फूड को स्टोर करवा रहा होता है। तो प्लांट के अंदर जितनी भी एक्स्ट्रा फूड होती है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करवाई जाती है। यहाँ पे क्वेश्चन ये रेज होता है कि प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू फूड को सिंथेसाइज करवाते हैं तो उसमें ग्लूकोज बनती है। ग्लूकोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च भी एक कार्बोहाइड्रेट है। तो प्लांट्स क्यों प्रेफर करते हैं कि इस ग्लूकोज को कंबाइन करवा के स्टार्च में कन्वर्ट कर दिया जाए, वो क्यों ग्लूकोज की फॉर्म में ही अपनी फूड को स्टोर नहीं करवाते, वो क्यों उनको कंबाइन करवा के स्टोर करवाते हैं। तो अगर आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि प्लांट्स ग्लूकोज की फॉर्म में अपनी फूड को स्टोर क्यों नहीं करवाते और स्टार्च की फॉर्म में ही क्यों स्टोर करवाते हैं, तो आपने इसमें 2 रीजंस लिख देनी है कि जो स्टार्च होता है ये स्टार्च इनसॉल्युबल है। ठीक है, वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है स्टार्च और जो ग्लूकोज होता है ये सोलबल होता है। तो स्टार्च की सोलेबिलिटी जो है वो कम होने की वजह से ये हमें स्टोरेज के अच्छे पॉइंट्स देती है। अगर ये किसी भी चीज़ के अंदर इजीली सोलेबल हो जाएगी तो स्टार्च जो है हमें इजीली अवेलेबल नहीं होगी। तो ग्लूकोज को अगर आप स्टोर करवाना चाहते हैं तो ये किसी भी सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व होके अपना कोई भी रिमेनिंग नहीं छोड़ेगा। वाइल जो स्टार्च है बिकॉज ये इनसॉल्युबल है तो ये किसी भी सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व नहीं होगा और इसलिए प्रेफर किया जाता है कि इसी की फॉर्म में स्टोर करवाया जाए सो डैट जब भी हमें ज़रूरत पड़े तब हम इसको यूज़ कर सकें और ये किसी भी सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व ना हो जाए। सेकेंडली क्या होता है कि जब भी आपको पता है आपने मोनोसेक्राइड्स को कंबाइन करवाना होता है, ये एक डिहाइड्रेशन प्रोसेस है।
आपको पता है कि जब भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनना होता है तो इस प्रोसेस को आप कहते हो ये डिहाइड्रेशन कंडेंसेशन प्रोसेस है। ठीक है, डिहाइड्रेशन मींस के आपको पता है इसमें एक वाटर का मॉलिक्यूल, जब भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है और इस वजह से आपने इसको डिहाइड्रेशन बोला। कंडेंसेशन क्यों बोला? बिकॉज दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो कि स्मॉलर साइज के हैं वो कंबाइन करके एक बड़े साइज का मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं। कंडेंसेशन में दो स्मॉलर साइज के मॉलिक्यूल बड़े साइज का मॉलिक्यूल बनाते हैं, इस प्रोसेस को आप कंडेंसेशन कहते हो। ओके, तो अब अगर आपको सेकेंड रीजन लिखें तो सेकेंड रीजन ये है कि आप लेस स्पेस में मोर एनर्जी सेव कर सकते हो। इसका मीनिंग क्या होगा? फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम काउंट करें कि हमने 100 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करवा के एक स्टार्च का मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल बनाया है। अब इस 100 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के कंबाइन करने के लिए जब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा तो इसमें से आपको पता है 99 वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएंगे। 99 वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएंगे, इट मीन्स कि इतने ज्यादा जो एटम्स स्पेस ले रहे थे वो सारे के सारे जो एटम्स हैं वो निकल जाएंगे और कम स्पेस के अंदर हम ज्यादा एनर्जी को स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो एटम्स रिलीज हुए हैं या निकले हैं इनकी वजह से कम स्पेस अकोमोडेट करती है स्टार्च और कम स्पेस के अंदर हम मोर एनर्जी ले सकते हैं। और आपको ये भी पता है कि जब भी आपने इस बॉन्ड को ब्रेक डाउन करवाना होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू तो आप क्या करवाते हैं कि इसकी हाइड्रेशन करवा देते हैं। हाइड्रेशन मीन्स कि आपने वाटर के मॉलिक्यूल्स के थ्रू इसको स्प्लिट करवा देना है और दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करवा देना होता है। ठीक है, तो इन दो रीजंस की वजह से ये इनसॉल्युबल है और लेस स्पेस के अंदर ज़्यादा एनर्जी को हम स्टोर करवा सकते हैं। आप ये दोनों रीजंस लिख सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि प्लांट्स अपनी फूड को स्टार्च की फॉर्म में स्टोर क्यों करते हैं, वो ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर क्यों नहीं करते, तो आज के लेक्चर में आपने स्टार्च के कुछ करैक्टर्स को देखा और स्टार्च में सबसे पहले आप लोगों ने स्टोरेज पॉलीसेकेराइड देखा जो कि प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट है और ये होमोपॉलीसेकेराइड है। फिर आपने उसकी दो टाइप्स को डिस्कस किया और दोनों टाइप्स के अंदर आप लोगों ने उनके डिफरेंसेस को भी देखा। यहाँ पे हमने लिखा कि स्टार्च जो है ये इनसॉल्युबल है, जो अमाइलोपेक्टिन होते हैं, बिकॉज इसका स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की वजह से ये बिल्कुल भी सॉल्युबल नहीं होगा किसी भी सॉल्यूशन के अंदर। लेकिन अमाइलोज को अगर हम ट्राई करें तो हॉट वाटर्स के अंदर हम इसको डिजोल्व करवा सकते हैं, ये कोल्ड वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होता। ठीक है, अमाइलोपेक्टिन बिल्कुल ही सॉल्युबल नहीं होगा, अमाइलोज जो है ये हॉट वाटर्स के अंदर सॉल्युबल हो सकता है। ओके बेटे, सो आपको स्टार्च के करैक्टर्स में कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरा बेटा इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज। इस लेक्चर में हम सेलुलोज को डिस्कस करेंगे, बट सेलुलोज को डिस्कस करने से पहले जो लास्ट वीडियो के अंदर हमने स्टार्च का पढ़ा था उससे रिलेटेड एक ऑब्जेक्टिव आता होता है कि स्टार्च किसी भी प्लांट की बॉडी में किस तरह से स्टोर करवाई जाती है और कहाँ पे स्टोर करवाई जाती है। तो ये जो स्टार्च है ये प्लांट के ग्रेन्स के अंदर स्टोर करवाई जाती है और ट्यूबर्स के अंदर हो सकती है। यहाँ पे हम ग्रेन्स की डिफरेंट टाइप्स देखने लगे हैं कि ग्रेन्स की कितनी टाइप्स हो सकती हैं स्टार्च की स्टोरेज फॉर्म्स की बेसिस पे। तो कुछ ग्रेन्स जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं कि ये सिंपल ग्रेन्स हैं और कुछ ग्रेन्स को हम कहते हैं ये कंपाउंड ग्रेन्स हैं। सिंपल ग्रेन्स में क्या होता है कि इस तरह का एक सिंगल हाइलम होता है और उसमें इस तरह से स्पाइरली स्टारे जितनी भी स्टार्च के ग्रेन्स हैं स्टार्च की अमाउंट है वो इस तरह से स्टोर हुई होती है। कंपाउंड ग्रेन्स के अंदर हाइलम का नंबर मोर देन 1 होता है। फॉर एग्जांपल उस ग्रेन में आपको एक ही हाइलम नजर आ रहा है और उसकी सराउंडिंग में इस तरह से स्टार्च स्टोर हो रही है। एक आपको यहाँ पे हाइलम नजर आ रहा है और उसमें भी इस तरह से स्पाइरली अरेंज हो रही है। एक आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, वहां पे भी इस तरह से
स्पाइरली अरेंज हो रही है। तो नंबर ऑफ हाइलम्स की बेस पे हमने सिंपल ग्रेन्स एंड कंपाउंड ग्रेन्स को डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, अब ये जो सिंपल ग्रेन्स हैं उसमें जो हाइलम की पोजीशन होती है वो इसेंट्रिक भी हो सकती है, जैसे यहाँ पे हमने ड्रॉ की हुई है, और वो सेंट्रिक भी हो सकती है कि सेंटर में ये हाइलम है और उसके चारों तरफ इस तरह से स्टार्च डिपॉजिट हुई है। ठीक है, तो टू टाइप्स हैं ग्रेन्स की, सिंपल एंड कंपाउंड ग्रेन्स। डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ हाइलम्स कितने हैं जिसके सराउंडिंग में स्टार्च ने स्टोर होना है। तो सिंपल में नंबर ऑफ हाइलम 1 होता है, उसकी पोजीशन इसेंट्रिक हो सकती है या फिर सेंट्रिक हो सकती है, वाइल कंपाउंड ग्रेन्स के अंदर नंबर ऑफ हाइलम जो है वो मोर देन 1 होगा। अब हम सेलुलोज को डिस्कस कर लेते हैं, और सेलुलोज के पहले कुछ कैरेक्टर्स को देख लेते हैं कि सेलुलोज एक स्ट्रक्चर पॉलीसेक्राइड है, जैसे हमने पहले 2 डिविजन देखी थी। एंड स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड के साथ सेलुलोज एक होमोपॉलीसेक्राइड है। होमोपॉलीसेक्राइड मीन्स कि इसके अंदर जो मोनोमर यूनिट्स हैं वो सेम रिपीट हो रहे हैं, और जो सेम यूनिट्स रिपीट हो रहे होते हैं यहाँ पे वो है ग्लूकोज। ठीक है, सो होमोपॉलीसेक्राइड है, और होमोपॉलीसेक्राइड के लिए ग्लूकोज रिपीट होगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स के थ्रू कंबाइन हुआ होगा और सेलुलोज को बना रहा होगा। अब ये जो ग्लूकोज है होमोपॉलीसेक्राइड्स को बनाने के लिए ये 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाता है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आपको पता है 2 डिफरेंट मोनोसेक्राइड्स के दरमियान एक कंबाइनिंग बॉन्ड है, और 1,4 हमने क्यों मेंशन किया है, बिकॉज फर्स्ट मोनोसेक्राइड का फर्स्ट कार्बन एंड सेकंड मोनोसेक्राइड का फोर्थ कार्बन कंबाइन कर रहे होते हैं इस लिंकेज में। लेकिन 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज यहाँ पे तो हमने लिख लिया है, लेकिन यहाँ पे सेलुलोज के केस में जो ग्लूकोज है ये बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना रहा होता है। अब ये बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होगा, ये हमने जो ड्रॉ किया हुआ है ये बेसिकली अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, जो कि कॉमन फॉर्म है और जो हम ड्रॉ करते हैं। अब हम देख लेते हैं बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या है। बेसिकली सेलुलोज के अंदर जो ग्लूकोज प्रेजेंट होता है वो बीटा ग्लूकोज होता है, और बीटा ग्लूकोज एंड अल्फा ग्लूकोज में डिफरेंसेस मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अब ये बीटा ग्लूकोज को आपको पता है हम किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से उस चेन को ड्रॉ करते हैं, पायरानोज को। ओके, ये हमारे पास रिंग की फॉर्म में पायरानोज रिंग आ गई है, और ये सेकंड भी हम ड्रॉ कर लेते हैं सो डेट हम इनको लिंक करवा सकें। हमने बात की कि सेलुलोज एक होमोपॉलीसेक्राइड है, और होमोपॉलीसेक्राइड के अंदर ग्लूकोज मोनोमर्स प्रेजेंट होते हैं, और जितने भी ग्लूकोज आपने ड्रॉ कर रहे हैं वो सारे के सारे बीटा ग्लूकोज हैं। अगर आप रिकॉल करें प्रीवियस लेक्चर्स को तो मैंने आपको बताया था कि बीटा ग्लूकोज का मीनिंग क्या है, कि फर्स्ट पोजिशन पे हाइड्रोक्सल ग्रुप एंड फिफ्थ पोजीशन पे जो एक चेन हमने अटैच करवाई होती है अपर साइड पे उसका हाइड्रोक्सल ग्रुप। अगर दोनों सेम पोजीशन पे हैं, सेम पोजीशन मींस कि अगर दोनों रिंग के अबव साइड पे हैं या दोनों लोअर साइड पे हैं, तो इसे आप कहते हो दोनों की पोजीशन सेम है। अगर हाइड्रोक्सल लोअर साइड पे आ जाएगा, हाइड्रोक्सल यहाँ पे फिफ्थ पोजीशन पे अपर साइड पे होगा, तो दोनों की कंडीशन जो है वो डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट होगी। लेकिन यहाँ पे जो डायरेक्शन है दोनों की ऑपोजिट है, सॉरी सेम है। ऑपोजिट के केस में आप कहते हो ये अल्फा ग्लूकोज है, जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर देखा। बिकॉज यहाँ पे सेम है तो हम कहते हैं कि ये बीटा ग्लूकोज है। तो बाकी स्ट्रक्चर हम एज सच ड्रॉ कर देते हैं।
अगेन जो सेकंड वाला मोनोसेक्राइड होगा वो भी ग्लूकोज ही है, लेकिन वो ग्लूकोज कौन सा है, वो भी बीटा ग्लूकोज है। इट मीन्स के उसके भी फर्स्ट कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन की जो चेन है उन दोनों के हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है वो सेम डायरेक्शन में है, वो अपोजिट डायरेक्शंस में नहीं है। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन और बाकी सारे हाइड्रोक्सल ग्रुप्स को भी अटैच करवा लेते हैं। ओके, इससे पहले आप लोगों ने जितने भी लिंकेजेस पढ़े थे वो बेसिकली अल्फा ग्लूकोज के दरमियान थे। अल्फा ग्लूकोज मीन्स के यहाँ पे दोनों की हाइड्रोक्सल ग्रुप की दोनों पोजीशन पे, फिफ्थ एंड फर्स्ट पोजीशन पे हाइड्रोक्सल ग्रुप की पोजीशन ऑपोजिट साइड्स पे थी। जब इस तरह की कंडीशन आती है, जब आपको बीटा ग्लूकोज के दरमियान लिंकेज बनाना होता है, तो तब क्या होता है कि यहाँ पे ये वाले हाइड्रोक्सल एंड ये वाला हाइड्रोक्सल, इन दोनों ने कंबाइन करके वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज करवाना होता है, और इन दोनों का जो ऑक्सीजन एटम होता है उसने दोनों मोनोसेक्राइड्स को कंबाइन करवाने के लिए यूज होना होता है। तो तब ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड खुद को किस तरह से अरेंज करवाता है, इस फॉर्म में। ठीक है, सेम इसी तरह से अगर आप कोई चेन इसको एक्सटेंड करना चाहते हो, बिकॉज यहाँ पे थाउजेंड्स की फॉर्म में ग्लूकोज अटैच है, बाकी स्ट्रक्चर मैं नहीं ड्रॉ कर रही, जस्ट मैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को ड्रॉ करने लगी हूँ। ये हाइड्रोक्सल और ये हाइड्रोजन फोर्थ कार्बन पे प्रेजेंट है, थर्ड मोनोसेक्राइड का। इन दोनों ने कंबाइन करना है और क्या रिलीज करवाना है, इन दोनों ने कंबाइन करके वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज करवाना है, जैसे उन्होंने यहाँ पे रिलीज करवाया। और दोनों कंबाइन किस तरह से होंगे, दोनों को कंबाइन करवाने के लिए हाइड्रोक्सल ग्रुप का ऑक्सीजन यूज होता है, वो कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं। वो यहाँ पे जैसे आप लोग एक लीनियर लाइन ड्रॉ कर रहे थे दोनों मोनोसेक्राइड्स के दरमियान, वो इस तरह से अरेंज नहीं हो रहा। तो इट मीन्स कि सेलुलोज के अंदर 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज तो है, लेकिन वो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, जिसकी वजह से आप इस तरह की अरेंजमेंट को शो करते हो। और स्ट्रेट लाइन जैसे आप पहले ड्रॉ करते थे अल्फा ग्लूकोज के केस में, वो आप ड्रॉ नहीं करते हैं। ठीक है, सो ये हम इरेज कर देते हैं, जस्ट हमने कंपेयर करने के लिए इसको यहाँ पे लिखा हुआ था। ओके, सो सेलुलोज के अंदर 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, इसके अंदर 1,6 लिंकेज आपको कहीं पे नजर नहीं आ रहा है। 1,6 लिंकेज नजर नहीं आ रहा, तो इट मीन्स के सेलुलोज के अंदर ब्रांचिंग नहीं होती है। तो 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की वजह से जो हमारा सेलुलोज है ये भी लीनियर स्ट्रक्चर को शो करता है, ये अनब्रांच्ड है। ओके, ये जो अरेंजमेंट है जिसे हमने बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेलुलोज का, ये आपको ऑब्जेक्टिव में अक्सर आ जाता होता है और ये चीज़ आपको याद भी रखनी है। तो ये जो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, इसको ब्रेक डाउन करवाने के लिए एक एंजाइम रिक्वायर्ड होता है, बीटा सेलुलेज। बीटा सेलुलेज एंजाइम जो है ये सेलुलोज के इन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करवाता है और इसको मोनोमर यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। लेकिन ये जो बीटा सेलुलेज एंजाइम है ये ह्यूमंस की बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो ह्यूमंस की बॉडी में बीटा सेलुलेज एंजाइम नहीं है, तो इट मीन्स के ह्यूमन सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ह्यूमन की बॉडी के अंदर अल्फा ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने के लिए या अल्फा सेलुलोज को या अल्फा जितने भी लिंकेजेस हैं उनको डाइजेस्ट करने के लिए तो एंजाइम्स होते हैं, लेकिन बीटा लिंकेजेस को डाइजेस्ट करने के लिए, उनको ब्रेक डाउन करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स नहीं होते हैं। तो जब भी हम सेलुलोज को डाइजेस्ट करना चाहते हैं या उसे इंजेस्ट करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर लेके जाती है, तो ये अनडाइजेस्टेड वेस्ट के साथ हमारी बॉडी से एज सच रिमूव हो जाता है। तो बीटा सेलुलेज किसके अंदर भी प्रेजेंट होता है, कुछ ऐसे हर्बीवोर्स हैं जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं, और सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए ऑब्वियसली उनके पास ये एंजाइम कहीं से आ रहा है। तो वो जो हर्बीवोर्स इसको डाइजेस्ट कर रहे होते हैं, उन हर्बीवोर्स की बॉडी के अंदर कुछ माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, जो माइक्रोब्स ये एंजाइम प्रोड्यूस करेंगे, और एंजाइम प्रोड्यूस करवाने के बाद हर्बीवोर को हेल्प आउट करते हैं कि वो
सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकें, उसको मोनोमर यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकें और उसे यूज कर सकें अपनी एनर्जी के लिए। बट ह्यूमंस की बॉडी के अंदर ये सेलुलेज एंजाइम जो है बीटा लिंकेज को ब्रेक डाउन करने के लिए एब्सेंट होता है। अब हम सेलुलोज के कुछ यूजेस को डिस्कस कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम इस लेक्चर को वाइंड अप कर देते हैं। और सेलुलोज के यूजेस में जो हमारे पास कॉटन होती है, उस कॉटन के जो फाइबर्स हैं वो 90% सेलुलोज के बने होते हैं। इसके अलावा हम सेलुलोज को किसी और सॉल्यूशन के साथ, केमिकल के साथ मिक्स करके एक नया कंपाउंड बना सकते हैं जिसे हम अपने डिफरेंट कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। तो सेलुलोज जब बेस के साथ कंबाइन करता है तो जो प्रोडक्ट आपके पास आता है उसे हम रेयन कहते हैं। ये रेयन बेसिकली एक सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है। इसके अलावा सेलुलोज एसीटेट ये केमिकल बेसिकली यूज किया जाता है कोई भी शैटर प्रूफ ग्लास को बनाने के लिए। शैटर प्रूफ ग्लास मीन्स के आप समटाइम्स देखते हैं कि कुछ गाड़ियों के स्क्रीन्स पे जब कोई एक्सीडेंट की वजह से वो ब्रेक डाउन हो जाती हैं, तो नॉर्मल ग्लास को जब आप ब्रेक डाउन करते हैं तो उसके डिफरेंट जो पीसेस हैं वो डिफरेंट जगहों पे सेपरेट हो जाते हैं। वाइल ये जो ग्लास है जो आप लोग डिफरेंट कार्स पे देखते हो, डिफरेंट गाड़ियों पे देखते हो, जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो आप देखते हैं कि उसी कवर के अंदर ही वो ग्लास है, लेकिन वो ब्रेक डाउन नहीं हो रहा, वो बिखर नहीं रहा, वो कहीं पे सेपरेट नहीं हो रहा। तो वो बेसिकली ये सेलुलेज एसीटेट का बना होता है, ठीक है। सेलुलोज एसीटेट का बना हुआ ये ग्लास है जो कि आप कहते हो ये शैटर प्रूफ है, किसी भी डैमेज के रिजल्ट में इसके जो पीसेस हैं वो सेपरेट नहीं हो जाते, वो उसी कवर के अंदर रहती हैं। इसके अलावा सेलुलोज नाइट्रेट को हम एक्सप्लोसिव्स में यूज करते हैं। एंड इसके अलावा कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज को हम डिफरेंट आइसक्रीम्स में सूदिंग इफेक्ट्स देने के लिए यूज करते हैं। ये डिफरेंट यूजेस है सेलुलोज के। आई होप कि बेटे आप सबको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह पॉलीसेकेराइड की हम ग्लाइकोजन के एग्जांपल देखेंगे और इस पॉलीसेकेराइड के टॉपिक को वाइंड अप कर देंगे। सेलुलोज को जब भी हम किसी आयोडीन के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये कोई भी कलर नहीं देता है। जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टार्च का देखा था तो वो ब्लू कलर देता है, तो ये कोई भी कलर नहीं देगा किसके साथ, आयोडीन के साथ। ओके बेटे, सो कोई भी क्वेश्चन है मेरा बेटा तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा।